सो स्टूडेंट्स वी वाज डूइंग एल्कली मेटल्स, एच ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर कर रहे हैं, तो उसमें एल्कली मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ एक इंपॉर्टेंट एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। ओके। सबसे पहले ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक, इतना तो हम लोग जान चुके हैं कि अल्कली मेटल्स के जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनमें से अगर लिथियम को छोड़ दें, बाकी जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, है ना। तो जितने भी कंपाउंड हम पढ़ेंगे, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इनके एसिड्स, जो भी हम पढ़ेंगे वो आयनिक कंपाउंड ही हैं बेसिकली। ओके। तो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के बारे में तो हमने वैसे थोड़ा सा कल भी पढ़ा था, दैट ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर lithium forms mainly the oxide, okay, and a few quantity of peroxide also, whereas sodium form the peroxide, sodium जो है वो peroxide ही बनाता है, while potassium, rubidium, cesium forms the superoxide। superoxide में क्या होता है, metal positive और O2 negative, इस O2 negative को superoxide आयन बोलते हैं। okay, under appropriate conditions pure compounds like M2O, मतलब ये तो हमने मैंने आपको कल भी बताया था ना। ठीक। तो इसमें आपके पास ये नहीं है कि जैसे अगर आप चाहो तो सोडियम के लिए सोडियम ऑक्साइड बना नहीं सकते, बन सकते हैं, आपको कंडीशंस को खुद मैनेज करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस प्योर कंपाउंड लाइक दिस एंड दिस ऑक्साइड, peroxide and superoxide may be prepared depending upon the conditions. The increasing stability of the peroxide and superoxide as the size of metal ion increases। देखो, अगर मैं पूछूं कि सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड इन दोनों में से स्टेबल कौन है, पोटाशियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। ठीक है। और अगर मैं बात करूं रुबीडियम ऑक्साइड, तो रुबीडियम ऑक्साइड इज मच मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू सोडियम ऑक्साइड। मतलब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, अगर मैं बात करता हूं जैसे जो सीजियम का ऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद रुबीडियम का ऑक्साइड, उसके बाद पोटाशियम का ऑक्साइड, उसके बाद सोडियम का ऑक्साइड, उसके बाद लिथियम का ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्साइड की स्टेबिलिटी है। एंड सेम फॉर दी सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स के लिए भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम ही चलेगा। मतलब सीजियम का सुपर ऑक्साइड विल बी मोस्ट स्टेबल, रुबीडियम का जो है आपका उसके बाद पोटाशियम का जो सुपर ऑक्साइड है वो उसके बाद, सोडियम का जो सुपर ऑक्साइड है वो उसके बाद, और लिथियम का जो सुपर ऑक्साइड है वो सबसे एंड में स्टेबिलिटी के मामले में। ठीक। तो स्टेबिलिटी के मामले में ये ऑर्डर क्यों है, ऐसा ऑर्डर क्या उसका रीजन है साइज ऑफ द मेटल आयन। ठीक। जितना कटायन बड़ा होगा साइज में, जितना कटायन बड़ा होगा साइज में उतना ही वो स्टेबल करेगा अपने एनायन को, और उतनी ही ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। ठीक। द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द peroxide और superoxide as the size of metal ion increases is due to the stabilization of large anion by the large cation। ठीक। अगर आपका एनायन बड़ा साइज में हो और आप कटायन को भी साइज में बढ़ाते जाओ, तो जितना ज्यादा कटायन बड़ा होगा उतना ही अच्छा है स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि बड़े कटायन की पोलराइजेशन कम होगी। पोलराइजेशन कम होगी तो इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पोलराइजेशन होने की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ठीक। और अगर आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा कटायन और अनायन के बीच में, तो उतनी ही ज्यादा लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जितने ज्यादा आपस में अट्रैक्ट होंगे स्ट्रांगली, उतनी ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, किसी आयनिक कंपाउंड को उसके कटायन सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको तोड़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द लैटिस एनर्जी। ठीक। तो आप ये स्टेबिलिटी ऑर्डर का रीजन क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाई दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आप बोलोगे दिस ऑर्डर इज ड्यू टू द size of the cations। Okay, as the size of cation increases, the stability of the oxide and superoxide also increases, because as the size of cation increases, okay, the lattice energy increases।
And why this lattice energy increases? Because larger cation will not polarize. Okay, and if it is not polarized the anion, then the ionic character will be the more of the compound, and more will be the ionic character, more the lattice energy, more the stability. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे more ionic character, more lattice energy, more stability. ओके, और प्रेपरेशन के लिए जो रिएक्शन होते हैं वो तो आपको उसके बाद, प्रेपरेशन के रिएक्शन तो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे। उसके बाद आपके पास ये जो ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड बनते हैं, इनको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो दे आर गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, मेटल के हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। इट मींस ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर का मतलब क्या है कि जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक, दी ऑक्साइड्स एंड peroxides आर कलरलेस। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड एंड peroxide जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं व्हेन प्योर। बट जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं दे आर येलो और ऑरेंज इन कलर। ठीक है, जैसे सोडियम का सुपर ऑक्साइड NaO2, ये येलो या ऑरेंज कलर का होगा। ओके, सोडियम का वैसे येलो कलर का होता है। ओके, क्लियर? मतलब ऑक्साइड और peroxide कलरलेस होते हैं, वेयर एज सुपर ऑक्साइड्स आर येलो और ऑरेंज इन कलर। दी सुपर ऑक्साइड्स आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। सुपर ऑक्साइड में आपने देखा था ना, हमने जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर किया था, उसमें जब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था हमने ऐसे वाला, अगर आपको याद हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक, तो उसमें हमने देखा था कि सुपर ऑक्साइड आयन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक, और अगर इट विल पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या होता है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जितने भी सुपर ऑक्साइड हैं, जैसे सीजियम का सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड, पोटाशियम का सुपर ऑक्साइड, ओके, ये सुपर ऑक्साइड दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, उसके बाद क्या फैक्ट है हमारे पास? सोडियम पेरोक्साइड इज वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोडियम पेरोक्साइड को, Na2O2 को, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन -1 स्टेट में है और बड़ी जल्दी वो -2 में कन्वर्ट हो जाएगी जब वो सुपर ऑक्साइड से ऑक्साइड फॉर्म में चला जाएगा ऑक्सीजन। ओके, क्लियर? उसके बाद ये एक इंटेक्स प्रॉब्लम है, वाई पोटाशियम ऑक्साइड इज, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक। उसका रीजन यही है कि सुपर ऑक्साइड आयन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है। और अगर ये आपको लेंथी आ जाए क्वेश्चन तो इसको फिर आप केमिकल बॉन्डिंग वाला वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो बना के समझा सकते हो। ओके, it will have one unpaired electron in sigma star 2pz orbital, sigma, oh sorry, pi star 2p x या 2p y, 2p x और y molecular orbital. Due to that unpaired electron it is paramagnetic in nature. Okay, now the next आपके पास wait, उसके बाद next point क्या है? The alkali metal hydroxides are the strongest of all bases. ये जो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये बड़े स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। मतलब सभी बेसिस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही बेसिस होते हैं। ओके, एंड व्हेन दे डिसॉल्व फ्रीली इन वाटर विद एवोल्यूशन ऑफ मच हीट ऑन द अकाउंट ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन। और जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इनकी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है। और हाइड्रेशन से, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे Na पॉजिटिव आयन है, जब इसकी वाटर से इंटरेक्शन होगी तो इस इंटरेक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी ना। ठीक, तो इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो जिस बीकर में आप इनको डालोगे, ठीक है, कभी आप देखना जब ये स्कूल खुल जाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब सॉल्यूशन बनाते हैं ना तो बीकर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। उसके बाद आपके पास आते हैं हेलाइड्स। ठीक है, अल्कली मेटल के हेलाइड्स किन की बात हो रही है? जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ओके, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, इन सभी की बात हो रही है। दे आर कॉल्ड एज दी हेलाइड्स। दी अल्कली मेटल हेलाइड्स, यहाँ पे M डेजिग्नेट कर रहा है अल्कली मेटल को, X डेजिग्नेट कर रहा है हेलोजेंस को। आर
ऑल हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये जितने भी हैलाइड्स होते हैं ना, लिथियम के छोड़ के, क्योंकि लिथियम के तो अभी लिथियम की बात नहीं, एक्सेप्शन की बात नहीं करते, जनरल बात करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड। इन ये एक तो आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड का आपको पता ही है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक। और ये कलरलेस होते हैं, और आपको पता ही है आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। ओके, they can be prepared by reaction of appropriate oxide, hydroxide or carbonate with aqueous hydrohalic acid। ठीक है, ये तो हम पढ़ते ही हैं न्यूट, जैसे अगर हम सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवा दें HCl के साथ, तो होगा क्या, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ NaCl प्लस H2O। सिमिलरली अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की करवा दें रिएक्शन विद H2O विद HBr, तो आपके पास क्या बन जाएगा, NaBr प्लस H2O। ठीक, तो इनको बनाने का तरीका क्या है, हेलो, अगर आपने अल्कली मेटल्स के हैलाइड्स बनाने हैं, हेलो हेलिक एसिड लो, हाइड्रोहेलिक एसिड लो, लाइक HCl और HBr, और उसके साथ आपने किसी भी अल्कली मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट रिएक्ट करवा देना है। ठीक है, कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्ट कर जाता होता है ना, याद है रिएक्शंस ये वाले, कि सोडियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद HCl, हम कहते हैं ना कार्बोनेट्स प्लस एसिड रिएक्ट टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लाइक दिस। ऑल ऑफ दीज हैलाइड्स हैव, जितने भी इनके ऐसे हैलाइड बनते हैं ये वाले NaCl NaBr, हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बड़ी नेगेटिव होती है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जैसे अगर आप NaCl को आप डायरेक्ट बनाना चाहो, कैसे डायरेक्ट बना सकते हैं, Na प्लस क्लोरीन इज गोइंग टू गिव NaCl। ओके, लाइक दिस। तो इस डायरेक्ट बनाते टाइम तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी। ओके, तो इसलिए इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज वेरी वेरी नेगेटिव। ओके, क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक, आगे क्या है, फॉर अ गिवन मेटल, अगर हम मेटल फिक्स कर दें, जैसे लिथियम की बात कर रहे हैं, तो लिथियम के ही फ्लोराइड की बात करें, लिथियम के ही क्लोराइड की बात करें, लिथियम के ही ब्रोमाइड की बात करें, और लिथियम के ही आयोडाइड की बात करें। ठीक, फॉर अ गिवन मेटल enthalpy of formation always becomes less negative from fluoride to iodide। जैसे जैसे हम फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ मूव करेंगे, वैसे वैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पोलराइजिबिलिटी। रीजन इसका क्या है, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। और जब एनायन पोलराइज ज्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो आयनिक कैरेक्टर है कंपाउंड का वो कम हो जाता है, और आयनिक कैरेक्टर कम होगा तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कम हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम के फ्लोराइड की और लिथियम के क्लोराइड की, तो दोनों में से आयनिक कौन है ज्यादा, लिथियम फ्लोराइड। क्योंकि क्लोराइड का साइज बड़ा है तो इसकी पोलराइजेशन हो जाएगी फॉर जानस रूल के अकॉर्डिंग, तो पोलराइजेशन से इसका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गया तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, जब कैटायन और एनायन अट्रैक्ट करके एनर्जी रिलीज करते हैं, ये कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई आपके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो ऑर्डर होता है फॉर अ गिवन मेटल, क्लोराइड के लिए सबसे ज्यादा होगी और आयोडाइड के लिए सबसे कम होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखूं सोडियम के हैलाइड्स का, जैसे सोडियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा, सोडियम क्लोराइड उससे कम, सोडियम ब्रोमाइड उससे कम, सोडियम आयोडाइड सबसे कम। ठीक है, एंड सेम फॉर लिथियम, पोटाशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबीडियम। ओके, सभी के लिए सेम ऑर्डर होगा उनके हैलाइड्स का। ओके, और वही ट्रेंड आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फ्लोराइड्स होंगे दे आर दी मोस्ट आयनिक, और जो आयोडाइड्स होंगे दे विल बी दी लीस्ट आयनिक, क्योंकि इनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। आपका अकॉर्डिंग टू फजान रूल आपका एनायन जितना बड़ा होता जाएगा साइज में, वो उतनी ही इजिली पोलराइज हो सकता है। ओके, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, क्लोराइड
फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ओके क्लियर। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी आप यही चिपोगे, ये वाला, ये वाला। ओके उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है? ऑल दीज हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जितने भी ये हैलाइड्स हैं, चाहे वो आयोडाइड क्यों ना है तो ये कहीं ना कहीं कोवलेंट आयनिक ही ना, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, कोवलेंट कम है। ठीक है क्लियर। तो इट मींस आपको पता ही आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, तो जितने भी हैलाइड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। बट जो लिथियम के हैलाइड्स हैं, जैसे लिथियम के हैलाइड्स जो होते हैं उन वो सबसे ज्यादा कोवलेंट नेचर के होते हैं, बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम। तो इसलिए जो लिथियम के हैलाइड्स हैं दे विल बी लेस सॉल्युबल। जैसे द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लैटिस एंथैल्पी। ओके देखो, लो सॉल्युबिलिटी के एक तो रीजन मैंने जो आपको बोला कि अगर आपका कंपाउंड उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है तो वो वाटर में कम सॉल्व डिसॉल्व होगा। एक और रीजन हो सकता है लो सॉल्युबिलिटी का, वो क्या है? हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होना। क्या मतलब बना इस, आप अभी समझे नहीं होगे। देखो, हमने ये पहले पढ़ा हुआ रूल फॉर सॉल्युबिलिटी। क्या रूल होता है सॉल्युबिलिटी के लिए? कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है दैट शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? जब कैटायन और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं उस दौरान जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? कैटायन और एनायन जिस फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं आयनिक कंपाउंड में, उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, अगर इसकी वैल्यू लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा हुई, उसका मतलब क्या है कि जब आप कंपाउंड को वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, हालांकि हाइड्रेशन वर्ड वाटर के लिए यूज होता है तो यहाँ पे मैं सॉल्वेंट वाटर मानूंगा। ओके अदरवाइज सॉल्वेशन वर्ड यूज होता है। तो जब आप कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो होगा क्या? आपके आयंस जो हैं वो वाटर के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। अगर ये वाली जो एनर्जी रिलीज हो रही है जिसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई लैटिस एनर्जी से तो होगा क्या? डिसॉल्विंग होती रहेगी। ओके डिसॉल्विंग विल गो ऑन। ठीक, और अगर डिसॉल्विंग होती रहेगी इट मींस तब वो कंपाउंड सॉल्युबल है। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी के लिए सीधा अगर मैं इन दोनों के टर्म में बात करूं तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी से तो आपका जो सॉल्ट है वो वाटर में सॉल्युबल है। अगर ऐसा नहीं है, लेस है, तो सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि जितनी एनर्जी बन रही है वो कैपेबल नहीं है तोड़ने के, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी जितनी एनर्जी मिलेगी अगर आपके कंपाउंड को, तभी उसके आयन सेपरेट होंगे, अदरवाइज वो सेपरेट नहीं होंगे। ओके क्लियर। तो लिथियम फ्लोराइड जो है वो वाटर में लो सॉल्युबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसके आयनिक कैरेक्टर में कोई कमी है, आयनिक कैरेक्टर्स का प्रॉपर है। ठीक, इसकी लो सॉल्युबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, क्योंकि लिथियम का टाइन छोटा साइज में है, फ्लोराइड जो है ये भी छोटा है साइज में, और जब ये दोनों आयन छोटे होते हैं साइज में तो क्या होगा? इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि दोनों की चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होगी, जिसकी वजह से इनके बीच में हाई लैटिस एंथैल्पी डेवलप हो जाती है। ठीक, वेयर एज लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड जो है वो लो सॉल्युबल इसलिए होता है ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ इट्स टू आयंस। ठीक, इसकी लो सॉल्युबिलिटी होने का रीजन क्या है? आपको कोई पूछ सकता है कि सीजियम आयोडाइड इज व्हाई इट इज लेस soluble than the other halides of the alkali metals। उसका रीजन है जो आपका सीजियम का कैटायन है वो बड़ा है साइज में, आयोडाइड भी बड़ा है साइज में। तो आपको पता है जब आपका चार्ज बड़ा होता है साइज में तो उस टाइम क्या होता है? उसकी जो हाइड्रेशन है, मतलब उसकी जो वाटर के साथ इंटरेक्शन आएगी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, क्योंकि इन आयंस की चार्ज डेंसिटी बहुत कम है। तो इनके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू, ये जो अगर इंटरेक्शन वीक है तो जो एनर्जी निकलेगी जिसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, ये भी कम होगी। ठीक, तो जो सीजियम आयोडाइड है इसके भी आयनिक कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसके केस में क्या है? इसके केस में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी बनती है वो बहुत लो बनती है ड्यू टू देयर हाई, ड्यू टू देयर लार्जर साइज। ठीक क्लियर। तो इनके लार्जर साइज की वजह से इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम है,
इसलिए हाइड्रोजन एंथैल्पी की वैल्यू लैटिस एंथैल्पी से कम ही आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास सीजियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। लिथियम फ्लोराइड लेस सॉल्युबल इसलिए है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है लैटिस एंथैल्पी में। इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई है। ओके, क्लियर। अदर हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल इन इथेनॉल। जो लिथियम के अदर हैलाइड्स हैं लाइक लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, वो कुछ हद तक पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे इथेनॉल हो गया, एसीटोन एसीटोन हो गया, इथाइल एसीटेट हो गया, ये इनमें सॉल्युबल होता है लिथियम। क्यों? और इवन ये पिरिडीन में भी सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो लिथियम के हायर हैलाइड है, जैसे क्लोराइड हो गया, लिथियम का ब्रोमाइड हो गया, ये जो है ये बहुत ज्यादा इनमें कोवलेंट करेक्टर आ जाता है ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ द लिथियम। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड जो आपके पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए। ठीक, इसका रीजन लिख देते हैं, ड्यू टू कोवलेंट नेचर ऑफ लिथियम हैलाइड्स। ओके, तो ये रीजन है, ये इसमें मतलब कट शॉर्ट में दिया होता है ना एनसीईआरटी में, इसलिए तो मैंने आपको ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। ठीक, अब नेक्स्ट आपके पास है सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ये कैसे सॉल्ट होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इनकी बात करें, ये सोडियम सल्फेट, ओके, और कार्बोनेट्स जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये सारे सॉल्ट कौन से हैं, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स वाले हैं। ठीक, और ये बनते कैसे होंगे, जब कोई ऑक्सो एसिड रिएक्ट करेगा, ऑक्सो एसिड जैसे एग्जांपल के लिए H2SO4, ठीक, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये वाले होते हैं ऑक्सो एसिड्स। ठीक, सबसे पहले ऑक्सो सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड से पहले हम ऑक्सो एसिड को पढ़ लेते हैं। ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटोन इज ऑन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, ये वाला OH। ओके, विद एन ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड टू द सेम एटम, मतलब जिस एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है उसी एटम के साथ जो है ऑक्सो ग्रुप लगा है थ्रू डबल बॉन्ड। ये पहचान होती है ऑक्सो एसिड्स की। जैसे मैं कहता हूं सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सो एसिड। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये है, ये रहा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये किसी ऐसे एटम से लगा है जो आगे ऑक्सो ग्रुप से लगा हुआ है, ऑक्सीजन से लगा हुआ है। ओके, अब मैं कहता हूं कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी आपका ऑक्सो एसिड है। क्यों? इसका भी स्ट्रक्चर, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऐसे एटम से जुड़ा है जो आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ये पहचान होती है ऑक्सो एसिड्स की। ओके, क्लियर। तो ऑक्सो एसिड्स के साथ जब मिलके ये सॉल्ट बनाएंगे, जैसे आपको पता ही है मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, क्लियर, तो वो बनेंगे सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है ऑक्सो एसिड के, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। द एल्कली मेटल्स फॉर्म सॉल्ट विद ऑल ऑक्सो एसिड्स, एंड जो सॉल्ट बनेंगे दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे जो सोडियम सल्फेट है जो कि ऑक्सो एसिड का ही सॉल्ट है, ये बड़ा ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। ओके, और ये थर्मली स्टेबल भी होते हैं। थर्मली स्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी सॉल्ट को हीट कर रहे हो और वो डिकम्पोज नहीं हो रहा तो आप बोलोगे कि ये थर्मली स्टेबल है। देयर कार्बोनेट्स and in most cases the hydrogen carbonates are also highly stable to heat। एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स भी बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं टुवर्ड द हीट। ओके, एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मतलब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपको पता ही ना, सीजियम जो है बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना कैटायन बना लेता है, लिथियम थोड़ा मुश्किल से कैटायन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप,
द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इंक्रीजेस। तो होता क्या है, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। कहने का मतलब क्या है कि पोटाशियम का कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू सोडियम का कार्बोनेट, और सोडियम का कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू लिथियम का कार्बोनेट, एंड सेम ट्रेंड फॉर दी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट की बजाय गलती से ये लिख दिया मैंने, इसको लिख दो, ठीक करो। ये आपका ओके। तो ये ट्रेंड क्यों होता है ऐसा, उसका रीजन भी यही है कि आपका, जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम कार्बोनेट की, लिथियम कार्बोनेट में क्या है, लिथियम आयन और कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन एक बड़ा आयन है, तो इस बड़ा आयन है, बड़े आयन को स्टेबल करने के लिए बड़ा कटायन लगता है, छोटा नहीं लगेगा। छोटा कटायन जो होगा वो बड़े आयन को उल्टा पोलराइज कर देगा, जिससे उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। तो आपका जैसे जैसे कटायन बड़ा होता जाएगा साइज में, ठीक है, जैसे पोटाशियम बड़ा है साइज में सोडियम से, सोडियम बड़ा है साइज में लिथियम से, वैसे वैसे कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। लिथियम कार्बोनेट तो इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं कि लिथियम अपनी हाई पोलराइजेशन की वजह से ऑक्सीजन को अपने साथ ही लेके ऑक्साइड ही बना लेता है, ये इतना ज्यादा डिस्टेबल होता है। ठीक, जैसे हम आगे वही पॉइंट है, लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट। Lithium, being very small in size, polarizes a large carbonate ion, leading to the formation of more stable lithium oxide and carbon dioxide. ये its hydrogen carbonate does not exist as solid. इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट तो एग्जिस्ट भी नहीं करता। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। लिथियम की एनामलस प्रॉपर्टीज मतलब, जैसे मैंने बोला था ना कि अल्कली मेटल्स में जो फर्स्ट मेंबर है लिथियम, वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ा हटके ही चलता है प्रॉपर्टीज में। ओके, क्लियर। और वो लिथियम जो है वो ज्यादा प्रॉपर्टीज में किसको रिजेंबल करता है, मैग्नीशियम को। तो इनकी इसमें क्या एनामलस है वो देख लेते हैं। द एनामलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम एंड आयन, हाई पोलराइजिंग पावर, जिसकी वजह से इसके जो कंपाउंड है वो कोवलेंट हो जाते हैं। ओके, एज द रिजल्ट there is increase in covalent character of lithium compounds which is responsible for their solubility in the organic solvents। ये वही बात आ गई ना, पिछले वाला पॉइंट यहाँ पे कवर कर दिया इन्होंने। lithium shows diagonal relationship with the magnesium। okay, now first we will discuss points of difference between lithium and other alkali metals। lithium is much harder, its melting point and boiling point are higher than the other alkali metals। lithium is least reactive, ये लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं छोड़ता। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बट रिड्यूसिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्गर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कैपेबिलिटी ही नहीं देखनी होती हमने, उसके लिए हमने इस लिथियम को कितनी जल्दी गैसेस स्टेट में लाया जा सकता है, उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो, और जो लिथियम का कटायन बनेगा वो हाइड्रेट जब होगा, मतलब वाटर के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तब कितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो, इन तीनों का फैक्टर्स का ओवरऑल देखना होता है। इसलिए लिथियम जो है वो इन तीनों फैक्टर्स में, मतलब बाकी अल्कली मेटल से अच्छा है। तो इसलिए जो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो, मतलब इसका खुद को ऑक्सीडाइज करने का कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये अच्छा और रिड्यूसिंग एजेंट है अमंग दी ऑल अदर अल्कली मेटल्स। ऑन कंबस्शन इन एयर इट फॉर्म्स मेनली मोनोऑक्साइड एंड नाइट्राइड अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स। जैसे अदर अल्कली मेटल्स क्या करते हैं, वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं या पर ऑक्साइड बनाते हैं, लाइक दिस। लिथियम क्लोराइड इज डिलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइजेज एज अ हाइड्रेट। ओके, मतलब ये जो है डिलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम दी एटमोस्फेयर, और ये जो ऐसे अगर एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट भी ये इसी फॉर्म में करता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट की फॉर्म में। Whereas other alkali metal chlorides do not form hydrates,
अदर अल्कली मेटल क्लोराइड जो है वो हाइड्रेट नहीं बनाते। जैसे सोडियम जो है उसका सॉल्ट तो सिंपल एग्जिस्ट करता है, वो हाइड्रेटेड सॉल्ट थोड़ी ना बनता है उसका। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म while all other elements form solid hydrogen carbonate। ये अभी हमने पीछे पॉइंट पढ़ा, क्योंकि लिथियम का हाई पोलराइजेशन जो है वो उसके कार्बोनेट को डिकम्पोज करवा देता है, एंड सेम विद द हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड सेम विद द सल्फेट lithium sulfates। Lithium, unlike other alkali metals, form no ethanide on reaction with ethyne। इथाइन के साथ रिएक्ट करके ये इथेनाइड नहीं बनाता। ओके, वेयर जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं वो इथेनाइड बना लेते हैं। इथेनाइड कैसे बनता है, एक मिनट रुको, ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे मान लो आपका ये रहा, वेट मेरे को रिएक्शन लिखने दो इसमें, ये रहा आपका इथाइन। इथाइन के साथ सोडियम जब रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, इसके एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा देता है। तो क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं सोडियम इथाइनाइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मतलब इसमें ये एज ए एसिड एक्ट कर रहा है ना रिएक्शन। एसिड रिएक्ट विद, हम कहते हैं ना एसिड्स रिएक्ट विद द मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक। बट लिथियम ये नहीं करवाता। जितने बाकी अदर अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, बाकी सब ये करवाते हैं लिथियम को छोड़ के। ओके, लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव्स लिथियम ऑक्साइड। लिथियम नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो ये लिथियम ऑक्साइड देता है। whereas other alkali metals nitrates decomposes to give the corresponding nitrite। ठीक है, अगर किसी और अल्कली मेटल के नाइट्रेट को हीट करोगे, नाइट्रेट किसको बोलते हैं, जिसमें NO3 नेगेटिव आयन हो, अगर अदर अल्कली मेटल के नाइट्रेट को हीट करोगे तो नाइट्राइट बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। वेरएज लिथियम का, जैसे मैंने बोला लिथियम की पोलराइजेशन पावर हाई है, तो ये बड़े अनायन को संभाल नहीं पाता। तो होता क्या है, ये इसको पोलराइज करवा के इसमें से ऑक्सीजन निकालने की करता है, और बाकी जो मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज होकर NO2 और ऑक्सीजन बन जाएगा। वेरएज बाकी जो है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो और स्टेबल होगा, वो सोडियम नाइट्रेट से भी स्टेबल होगा। लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड आर कंपैरेटिवली मच लेस सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इनका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा देन द कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। बाकी अल्कली मेटल्स के जो फ्लोराइड और ऑक्साइड है वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। ओके, अब इसकी सिमिलैरिटी देख लेते हैं विद मैग्नीशियम। लिथियम की सिमिलैरिटी विद मैग्नीशियम। The similarity between lithium and magnesium is particularly striking and arises because of these their similar sizes। जैसे एटॉमिक साइज लिथियम का कितना है 152 पिकोमीटर, मैग्नीशियम का 160, ज्यादा फर्क नहीं है। और जब ये अपने आयनिक फॉर्म में होते हैं तो आयनिक रेडियस लिथियम का कितना है 76, मैग्नीशियम का कितना है 72। ओके, तो इन्हीं वजह से ये दोनों जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे both lithium and magnesiums are harder and lighter than the other elements in the group। ये अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से हार्ड होते हैं। जैसे हमने बोला हुआ ना, जैसे जैसे अल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं अभी। जैसे मैं अगर बात करूं लिथियम लीना कर, तो लिथियम सबसे हार्डर है। नीचे जाओगे तो सॉफ्ट होते जाती हैं ये मेटल। ठीक है, नीचे जैसे ये सीजियम तो इतना सॉफ्ट है, इसको आप पाम पे रखोगे तो आपकी पाम की गर्मी से ही ये मेल्ट कर जाता है। ओके, उसके बाद आपके पास है लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर। ये वाटर के साथ बड़े स्लोली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताइए सोडियम तो बड़ा ज्यादा विग्रेसली रिएक्ट करता है, पोटाशियम और विग्रेसली रिएक्ट करता है। वेयर एज लिथियम जो है वो अल्कली मेटल्स होने के बावजूद भी स्लोली रिएक्ट करता है, क्योंकि मैग्नीशियम भी ऐसा ही करता है। ओके, देयर ऑक्साइड्स एंड एक्सक्यूज हाइड्रोक्साइड्स मी आर सर, मच आवाज लेस। नहीं आ रही। Their oxides and hydroxides are much less soluble and their hydroxide decomposes on heating। ये तो वही बात होगी ना, ये बड़ी बार आ गया पॉइंट। Both form nitride by direct combination with nitrogen। ठीक, जैसे मैंने बोला था कि एल्कली मेटल्स जो हैं वो डायरेक्ट कंबाइन नहीं करते नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन जो गैस होती है वो बहुत इनर्ट होती है, बट लिथियम एक ऐसा एल्कली मेटल है जो डायरेक्ट कंबाइन कर जाता है नाइट्रोजन के साथ एंड फॉर्म नाइट्राइड। और मैग्नीशियम भी ऐसा ही करता है।
उसके बाद ऑक्साइड, lithium oxide and magnesium oxide do not combine with excess of oxygen to give super oxide. लिथियम जो है वो ऑक्साइड की फॉर्म में स्टेबल है, क्या ये कहता है मैं सुपर ऑक्साइड बनाना ही नहीं है? सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए ये करना पड़ेगा ना, लिथियम लो चाहिए, ऑक्सीजन हाई अमाउंट में चाहिए, बट लिथियम का साइज छोटा होता है, इसलिए ये पोलराइजेशन करवा के उसको लिथियम ऑक्साइड बना ही देगा। ओके, वेयर एज बाकी इनके ग्रुप मेंबर सुपर ऑक्साइड आयन बना लेते हैं इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में। The carbonates of lithium and magnesium decomposes easily on heating to form oxide and carbon dioxide. अभी करा था ना, lithium carbonate when heated give lithium oxide and carbon dioxide. Solid hydrogen carbonates are not formed by lithium and magnesium. lithium और magnesium जो है वो solid हाइड्रोजन कार्बोनेट्स नहीं बनाते। उसके बाद lithium and magnesium chloride are soluble in ethanol due to their covalent nature. Okay. लिथियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर डिलिक्विसेंट, मतलब वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और दे क्रिस्टलाइजेस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। लाइक लिथियम जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैग्नीशियम जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये कुछ एक कंपाउंड्स हैं जो हमने आज पढ़ने थे, बट मेरे को लगता नहीं आज हो पाएगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। कोई नहीं, दीज वी विल डिस्कस टुमारो, ये अब हम कल कर लेंगे। ओके।